दोस्तों नमस्कार। कथरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी कल की जो क्लास थी वो थोड़ी सी रह गई थी, हमें कुछ इनपुट डालने रह गए थे। आज हम उसी क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जो भी जितना भी समय उसमें लगता है उसको देखते हैं कि कितनी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, तो कल जो रह गई थी क्लास, कल रह गई थी कि हम रोल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके ऊपर डिस्कशन करना भूल रह गया था हमारा, कि भाई न्याय का सिद्धांत है क्या, उसकी व्याख्या कैसे करें। हमने वो तो बात कर ली थी कि उसका न्याय जो है वो उदारवादी है, वितरणमूलक है, प्रक्रियात्मक है, उन सब चीज़ों पे बातें हो गई थी। लेकिन अब हम बात करेंगे आज कि रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, जो 3 प्रिंसिपल की बात करता है उन तीनों प्रिंसिपल्स को देखते हैं हम कैसे कैसे बात करेगा। ठीक है, कहाँ से उसने शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, वो सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सब जानते हैं क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की डेट आ चुकी है और उसके रोल नंबर आ गए हैं। तो उन रोल नंबर्स के द्वारा जो है अब क्या है कि आपका एग्ज़ाम 14 को होना ही है, तो 14 सितंबर को एग्ज़ाम है। उससे पहले कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में हम कल का बात भी कर चुके, कल वाली वीडियो बिल्कुल शुरुआत में ही, कि इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है उसमें से क्वेश्चन आता ही है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को एक बार फिर से देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें बचती हैं और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। देखो, रोल्स के न्याय सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, रोल्स का न्याय सिद्धांत, हमें क्या करना है, इसकी आज व्याख्या करनी है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं ये है क्या। चलिए, रोल्स के अकॉर्डिंग क्या है, न्याय का उद्देश्य हमने कल देखा था कि उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जस्टिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने देखा था कल कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किन चीज़ों का, प्राइमरी सोशल गुड्स, प्राइमरी सोशल गुड्स, प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं। ठीक है, और प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, जैसे अपॉर्चुनिटी, पद, यानी कि हम कह सकते हैं पद, अवसर, वेतन, सैलरी, धन संपदा। ठीक है, वेल्थ, धन संपदा, लिबर्टी, स्वतंत्रताएं, ये सब चीज़ें थी आपके लिए। यही चीज़ें थी ना हमारी प्राइमरी गुड्स की, भाई समाज में सबसे ज़रूरी चीज़ें यही होती हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के पास। ठीक है, तो समाज में व्यक्ति इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है, दावा करता है। और इस दावों के अंदर क्या देखते हैं हम कि दावा कैसा होना चाहिए, उचित दावों को हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, स्वीकार करेंगे और अनुचित को जो है अनुचित को अस्वीकार करेंगे। तो दावे दो ही तरीके के हैं। ठीक है, एक उचित दावा हो सकता है, एक अनुचित। उचित और अनुचित का फैसला कैसे होता है कि समाज के हित में, समाज के हित में भी कहिए तो वंचित वर्गों के हित में, वंचित वर्गों के हित में फैसला जो होगा वो उचित फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। ठीक है, तो इन प्राइमरी सोशल गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो क्या कहता है कि एक निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए। दावे हो गए, और इन दावों के लिए जो है ये जो प्राइमरी सोशल गुड्स हैं इसके लिए क्या होना चाहिए, एक निष्पक्ष प्रक्रिया होगी। ठीक है, निष्पक्ष प्रक्रिया जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो रोल्स का उद्देश्य ये है कि मेरा जो जस्टिस होगा मैं इस निष्पक्ष प्रक्रिया को खोज लूँ। ठीक है, तो रोल्स का जो ऑब्जेक्टिव है
ठीक है। रोल्स ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। रोल्स का ऑब्जेक्टिव है कि निष्पक्ष प्रक्रिया मिल जाए मुझे किसी तरीके से, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसके लिए वो इस निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए एक काम करता है कि इमेजिन करता है, ठीक है। एक काल्पनिक स्थिति बनाता है, ठीक है। काल्पनिक स्थिति में क्या कहता है वो, कि उसका नाम रखता है, वो एक काल्पनिक स्थिति बनाता है और वो कहता है कि ये निष्पक्ष प्रक्रिया कहाँ पे बनाई जाएगी, ये निष्पक्ष प्रक्रिया जो है कहाँ डिसाइड की जा सकती है। तो कहता है कि एक ऐसी स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन जिसे वो कह रहा है, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब होता है मूल स्थिति, मूल स्थिति, ठीक है, ये होनी चाहिए। इसके अंदर वो कहता है कि हाँ, यहाँ पे हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, यहाँ हम एक निष्पक्ष प्रक्रिया को जो है बना सकते हैं। तो मूल स्थिति जो है एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति जो है न्याय का नियम जानना चाहता है। क्या चाहता है? न्याय का नियम। न्याय का नियम जो वो यहाँ पे पता चलेगा मूल स्थिति के अंदर, ठीक है। जो न्याय का नियम जानना चाहते हैं वे लोग जो हैं, वे व्यक्ति जो हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं वो मिलकर बैठते हैं। क्या होता है, देखो यहाँ पे न्याय का नियम खोजना है मूल स्थिति के अंदर। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल पीपल्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे, ठीक है। इकट्ठे होकर के क्या करेंगे, अब वो बैठेंगे और बैठ करके इनके बीच में जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने लोक जो हैं, लोक से बोरो किया है। इन्होंने भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दे रही है, इन्होंने लोक से ली ये चीज़, ठीक है। तो ये कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके बीच में, एक सामाजिक समझौता होगा, ठीक है। यहाँ पे वो बात करेंगे। अब एक और चीज़ ये है कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो कैसे नियम बना सकते हैं, कि क्या कैसे होगा उनके लिए नियम डिसाइड। वो ये कहता है इस ओरिजिनल पोजीशन में, कि जैसे ये ओरिजिनल पोजीशन है तो उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है, पहले उसके लिए एक चीज़ होनी जरूरी, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जहाँ पे लोग बैठे हैं वो समाज से पहले की शुरुआत है। क्या कहता है कि ये जो सब कुछ है ये प्री सोशल है, ठीक है, लेकिन प्री पॉलिटिकल नहीं है, प्री सोशल है, यानी कि समाज अभी बना नहीं है, ठीक है। तो समाज बना नहीं, इसका मतलब क्या है, समाज अभी बना नहीं है, तो ये कहता है कि ये एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। देखो ये कहता है, अब इस पूरी बात को हम कंक्लूड करते हैं एक बार, थोड़ा सा मैं और अच्छे से करता हूँ इसको क्लियर। देखो उसने कहा कि व्यक्ति जो है वो कहाँ जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन में जाने के बाद जो है वो वहाँ पे क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं तो किसके पीछे हैं, एक पर्दे के पीछे उनको छुपा दिया गया है, ठीक है। यानी कि जिसे वो क्या कहता है, अज्ञानता का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा, ठीक है। अब बात यह होती है कि इस अज्ञानता के पर्दे का मतलब क्या है, ठीक है। अज्ञानता के पर्दे का मतलब है, वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है, इसी को वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, ठीक है। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है कि व्यक्ति समाज की सामान्य परिस्थितियों को तो जानता है, जैसे भी देखो उसने कहा कि जैसे प्री पॉलिटिकल कहा था उसने कि ये पहले है, समाज बना नहीं है। अब वो अज्ञानता का पर्दा है, वहाँ पे बैठ करके नियम बनाने हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ करके नियम जब बनाएंगे तो उसे पता है क्या चीज़ें तो पता है और क्या नहीं है। देखो ये देखो, क्या पता है, पहले तो ये समझते हैं। उसे ये पता है कि समाज में गरीबी होती है, अमीरी होती है, कमज़ोर वर्ग भी होता है, ताकतवर वर्ग भी होता है, ठीक है। व्यक्ति पिछड़ा होता है,
ठीक है, अगड़ा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं समाज में। ठीक है, उसे ये भी पता है इन सब चीज़ों के आधार पर भेदभाव होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के आधार पर भेदभाव होता है, ये सब कुछ पता है। लेकिन उसे क्या नहीं पता है? क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? अब देखो, क्या नहीं पता उसे? उसे ये पता है ये सब कुछ होती हैं, लेकिन उसे अपनी स्वयं की स्थिति का नहीं पता। स्वयं की स्थिति का नहीं पता का मतलब है कि वो इन सब चीज़ों में से किस कंडीशन में है, कि वो अमीर होगा समाज बनेगा तो, कि वो गरीब होगा, कि वो ताकतवर होगा, कि वो पिछड़ा होगा, कि वो अगड़ा होगा, क्या होगा उसे नहीं पता है, वो नहीं जानता। ठीक है, किस सोसाइटी में उसका स्थान कौन सा होगा। ठीक है, जब ऐसे व्यक्तियों से न्याय के नियम चुनने के लिए कहा जाता है, ठीक है, तो जो भी रेशनल व्यक्ति हैं, ठीक है, जब इस तरीके के व्यक्तियों को, कि कौन व्यक्ति बैठे पीछे, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले कौन व्यक्ति हैं, जिनको ये पता है समाज की स्थिति क्या है, जिनको ये नहीं पता कि उनकी स्थिति क्या है, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में पता है, अपनी परिस्थिति क्या होगी उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो वो कहता है कि जब ऐसे व्यक्तियों से न्याय के नियम चुनने के लिए या बनाने के लिए कहा जाता है, तो तार्किक रैशनल व्यक्ति होने के कारण जो है वे एक सिद्धांत अपनाते हैं। अब वो क्या करते हैं, जब ऐसा हो जाता है कि भाई उनको कुछ नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, देखो भाई ऐसी बात है, आज नियम जो बनाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि आगे जाने के बाद दिक्कत ना करे। ठीक है, तो एक सिद्धांत अपनाते हैं जिसे आप चरमीकरण का सिद्धांत। और चरमीकरण सिद्धांत का मतलब है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रूल्स, मतलब इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं वो। इसमें क्या होता है, इससे प्रेरित होते हैं और इसके हिसाब से निर्णय लेंगे। इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड, बीच में रोकने के लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा गला ख़राब हो रखा है ना, तो सही से बातें आ नहीं रही है, निकल करके परेशान करता है बार बार। तो चरमीकरण सिद्धांत पे हम बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपनी संभावनाओं को अधिकतम बनाने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, मैक्सिमम रूल है कि व्यक्ति क्या करेगा, अपने लिए बेहतर परिस्थिति सोचेगा, बेहतर नियम बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोशिश करेगा जिससे उसको नुकसान ना हो, कि भाई उसे कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे जाए और जो उसने नियम बनाया वो उसी को नुकसान कर दे, ऐसा नहीं सोचेगा वो। ठीक है, वो सोचेगा कि ऐसा रूल बनाऊं कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, जब इस वेल ऑफ इग्नोरेंस से बाहर निकलूँगा, जब मैं समाज में जाऊँगा, वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा ना हो कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊँ, मैं कहीं अमीर ना हो जाऊँ। ठीक है, कि भाई मैं यहाँ से निकला तो क्या होगा कि जैसे मैंने सोचा कि ये स्थितियाँ तो हैं, अब मुझे ये तो पता नहीं मैं हूँ क्या इनमें से। अब मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, अमीरों के पक्ष में रूल बनाना शुरू करता हूँ, और पता चला तू वहाँ जाने के बाद में तू जो है गरीब बन गया, अब तेरा बनाया हुआ रूल तुझे वायलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुझे ही दिक्कत होगी। या फिर तूने सोचा कि तू यहाँ मैं बस कमज़ोर के पक्ष में नियम बनाता हूँ, और पता चला कि वहाँ जाने के बाद, समाज में जाने के बाद, तुम तो ताकतवर व्यक्ति थे, ताकतवर व्यक्ति बने हुए हो। ठीक है, ताकतवर की कैटेगरी में आ रहे हो। अब तुम्हें लगेगा कि यार मैंने नियम तो सारे गरीबों के पक्ष में बना दिए, कमज़ोर के पक्ष में बना दिए, अब क्या करूँ। ठीक है, तो इसीलिए जो है व्यक्ति यहाँ पे बैठ करके ये अनुमान कर लेगा कि देखो ऐसे रूल नहीं बनाने हैं कि मुझे आगे जाने के बाद दिक्कत हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को कि जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, लगा लीजिए कि आप उनके नाम होंगे, एक का नाम है रीना और एक का नाम है सीमा। ठीक है, तो इनके पास जो है क्या है, ये एक केक है। ठीक है, और इनको ये केक खाना है। ठीक है, ब्रेड लगा लो, केक लगा लो, कुछ भी लगा लो। अब क्या किया गया, ये जो रीना है इसको ये अधिकार दिया गया कि तुम इस केक को दो हिस्सों में काट सकती हो। ठीक है, दोनों को मिलेगा आप लोगों को, ऐसा नहीं कि दोनों को नहीं मिलेगा। नियम ये था कि आप इसको दोनों दो हिस्सों में काटिए। ठीक है, काटने के लिए ठीक है हमने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, ये आपके पास चाकू है और इस चाकू को लीजिए। ठीक है, ये चाकू उठाइए और आप इसको काटिए। ठीक है, रीना काटना चाहती है या सीमा, दोनों से पूछा गया तो फैसला हो गया कि रीना काटेगी। और यह बता दिया गया कि देखो, काटने का अधिकार आपका है, पहले चुनने का अधिकार इनका है। पहले चुनने का अधिकार इनका है। ठीक है, अब ये मान लीजिए वेल ऑफ इग्नोरेंस ही है, इसको पता है काटना है, इसको ये पता है कि इसमें से उठाना भी है, ये एक ही मिलेगा, कोई भी उठा मिलेगा। ठीक है, अब मान लो इसने इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, इसने एक बड़ा एक छोटा काट दिया। अब क्या सीमा क्या करेगी, ठीक है मैं ये ले लेती हूँ, ये सीमा ने उठा लिया और ये आ गया रीना के हिस्से। नियम भी खुद ही बना था, काटा भी खुद ही था, तुम्हारे ही हाथ में था फैसला काटने का। ठीक है, लेकिन मिला क्या आपको, आपने तो काटा ही नहीं अपने पक्ष में। अब वो क्या करेगी, देखो अब वो रेशनल है, रेशनल तौर पे वो सोचेगी, वो कहेगी कि जब मुझे उठाना ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं मेरे हिस्से कौन सा हिस्सा आएगा, तो क्या करेगी, इसको सोचेगी कि मैं इसको इक्वल हिस्सा काटूं। अब वो क्या करेगी, अब सीमा कोई भी उठा ले भाई, कोई भी उठा ले, जो तेरे मन करे, जो भी तुझे उठाना उठा ले, बराबर कट गया, मैंने बराबर काट दिया है। ठीक है, अब इसको भी पछतावा नहीं, इसको भी पछतावा नहीं। यही वेल ऑफ इग्नोरेंस है। वेल ऑफ इग्नोरेंस में यही एक चीज़ है कि भाई देखो, समाज का तो तुम्हें पता ही है क्या क्या चीज़ें होंगी। अब तुम जाओगे, तुम्हें तो नहीं पता कि तुम किस कैटेगरी में जाओगे। ठीक है, लेकिन नियम तुम बनाओगे, नियम बना लो, किसके हिस्से में नियम बनाना वो तुम्हारी मर्जी है यहाँ पे। लेकिन इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वो मैक्सिमम रूल से प्रेरित होगा, उसके हिसाब से निर्णय लेगा। ठीक है, यानी कि अपनी संभावनाओं को अधिक बनाना और अपनी जो लॉस है, हानि है, उसको न्यूनतम करने की कोशिश करेगा कि भाई मैं ऐसा नियम बना दूं कि भाई मैं गरीब हो जाऊं तो मुझे वहाँ जाने के बाद गरीबी में परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है, कि जैसे मान लो उसने नियम बना दिया कि मान लो मैं गरीब हो गया और उधर से अमीर हैं, तो क्या करेगा, यहाँ पे नियम बनाते हुए करेगा कि अगर गरीबों की व्यवस्था के लिए टैक्स की व्यवस्था कर देगा कि भाई मान लो कोई अमीर है तो अमीर पे वो क्या करेगा, टैक्स इम्पोज कर देगा। ठीक है, और मैं गरीब हो गया तो वो टैक्स मेरे लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं अमीर हो गया, ठीक है, और मैंने अमीरों के हित में रूल बनाया ही नहीं, मैंने सोचा कि मैं तो गरीब होऊंगा जा करके, और मैं क्या करूँगा, मैं कह दूँ कि 80% टैक्स लगेगा। अब जाके देखा कि मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 80 लेके मेरे चले जा रहे हैं, मेरे पास 20 बच रहे हैं और सारा पैसा किसी और के पास, वो क्या करेगा, ना भाई ना, ऐसे नहीं बनाना। कहाँ जाके वहाँ पे अमीर हो गया तो मैं अमीर हो गया तो मेरा सारा पैसा चला जाएगा, मेहनत पानी में मिल जाएगी, ऐसे तो नहीं बनाऊंगा रूल, तो बंद कर देगा इस चीज़ को। अब क्या होगा, वो इसी चीज़ से प्रेरित होकर के काम करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम रूल होता है और इस मैक्सिमम रूल के हिसाब से ही जो है सारी चीज़ें बनेंगी उनकी। ठीक है, अपना न्यूनतम नुकसान करने की सोचेंगे। तो मूल स्थिति के जितने भी रेशनल व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति होने के कारण जो है योग्यता के आधार पर संसाधनों का वितरण करेंगे कि भाई जिसकी जैसी योग्यता होगी उसके आधार पर संसाधन जो हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति का समर्थन करेंगे। क्या किया इन्होंने कि भाई मेरिट बेस्ड चीज़ें तो हम करेंगे ही, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति वंचित है, ठीक है, जो व्यक्ति डिप्राइव्ड है, जो पिछड़ गया है, ठीक है, हम उसके हित में भी नियम बनाएंगे। ठीक है,
लेकिन ये चीज मतलब इसी तरीके से क्या है कि इसी को वो क्या कहता है, इसी को कहा जाता है कि इसी स्थिति को एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ माइंड से। तो क्या होता है कि हाँ, डिफरेंस प्रिंसिपल, विभेद का नियम जिसे आप कहते हैं, यहीं से विभेद का नियम जन्म लेता है उनका। ठीक है, तो विभेद के नियम का समर्थन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मूल स्थिति के जो व्यक्ति हैं वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के पर्दे के पीछे हैं, तो वे जो भी निर्णय लेंगे वे पक्षपात रहित निर्णय होंगे, किसी का पक्ष नहीं होगा और पूर्णतः निष्पक्ष होंगे। ठीक है, तो उन नियमों के आधार पर किया गया जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स का, सर्विसेज का, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाएगा वो क्या होगा, जस्ट होगा। ठीक है, वो न्यायपूर्ण होगा, उसको ये माना गया। तो रोल्स ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, पूरे विवेचन के हिसाब से जब चीज़ें देखी, ठीक है, तो यहाँ से हम जो चीज़ें देख पा रहे हैं तो उसमें से क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक मतलब उसने 2 नियम बना लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो गए। तो उसने कहा कि अब ये 2 नियम बनेंगे यहाँ पे, इन 2 नियमों के हिसाब से। ठीक है, उसने एक चीज़ और लिखी इसके अंदर। ठीक है, 2 नियम, तो वो 2 ही नियम बनाता है। ठीक है, नियम तो 2 बनाता है, कई जगह आपको 3 दिख जाएंगे, लेकिन क्या होता है, ये होता है ऐसे, नियम 1, ठीक है, और दूसरा है नियम 2, और इस 2 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। नियम 2 ही हैं लेकिन 2 के 2 पार्ट हैं। ठीक है, नियम 1 में क्या कहता है, नियम 1 के अंदर वो लेकर के आता है, देखो, जिसका नाम दिया गया है स्वतंत्रताओं की समानता, जिसे आप कहते हैं इक्वलिटी ऑफ लिबर्टीज। क्या कहेंगे आप, स्वतंत्रताओं की समानता। ठीक है, यह नियम है। अब दूसरे नियम क्या कहता है, दूसरे नियमों के अंदर लेकर के आता है कि जैसे यहाँ पे नियम 2 में ये लेके आता है विभेद का सिद्धांत, विभेद का सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ पे लाता है अवसर की समानता। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल, ये 2 यहाँ पे लगते हैं, और इक्वलिटी ऑफ लिबर्टी, ये एक प्रिंसिपल उनका है। तो इसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिबर्टी प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल। अब तीनों को समझते हैं। नियम 1 पे आ जाइए। नियम 1 क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है, जहां तक वो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बाधित ना कर सकेगा। तो इनका लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कैसा हुआ, इनका लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हुआ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। तो रोल्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव लिबर्टी को, यानी कि व्यक्तियों को लिबर्टी कैसी होगी, स्वतंत्रता कैसी होगी, वो होगी कि एक व्यक्ति को इतनी अधिकतम स्वतंत्रता हम देंगे कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की जो लिबर्टी है उसको हार्म नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, उसको बाधित नहीं करेगा कि वो कुछ काम कर रहा तो उसको रोक दे। ठीक है, ये पहला नियम है। विभेद का नियम क्या कहता है, ये इसमें क्या कहता है, जो दूसरा नियम है ना, ये पूरा का पूरा ये सोशो इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज़ हैं उनको एक तरीके से व्यवस्थित करने का नियम है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि वे समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त जो लोग हैं, विभेद के नियम के अनुसार, कि विभेद करेगा कि समाज का जो वंचित वर्ग है, जिनके पास सबसे कम संसाधन है, ठीक है, कम संसाधन, इन व्यक्तियों के पक्ष में नियम होगा। इन व्यक्तियों को क्या होगा, फायदा होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो यानी कि विभेद का नियम इन लोगों के पक्ष में फायदेमंद साबित होगा। अब तीसरा नियम इसी के बाद में बी पार्ट नियम 2 का, अवसर की समानता। ये कहता है कि अवसर की समानता जो है वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो भी समाज में पद होते हैं, बड़े पद होते हैं, जो भी पद हैं, ठीक है, जो भी पोस्ट हैं, उन सभी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कैसे, अवसर की समानता के हिसाब से, कि भाई हम सबको मौका देंगे। ठीक है, और इसे अवसर की समानता का नियम कहते हैं।
ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, सभी को मौका मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा। अगर हम इन नियमों की ये बात करें कि भाई इनको क्रोनोलॉजिकल लगाना हो तो रोल्स कैसे लगाते हैं, ठीक है, ये 3 नियम हो गए कि क्या ये ऐसे ही चलेंगे, पहले स्वतंत्रता मिले फिर विभेद हो फिर अवसर दे, ऐसे होगा क्या? नहीं, क्रोनोलॉजी तो नियमों की तो ये है, लेकिन नियमों को लागू करने की जो क्रोनोलॉजी होगी, जो क्रम होगा, वो कैसे होगा? रोल्स ने न्याय के 2 नियमों में प्राथमिकता क्रम डिसाइड किया है, ठीक है, लेक्सिकल प्रायोरिटी। कैसे? जैसे प्राथमिकता क्रम देखिए, देखते हैं प्राथमिकता क्रम में होता क्या, देखो कि जो पहला नियम है, यानी कि ये जो स्वतंत्रता की बात है, स्वतंत्रता की जो बात हो रही है, स्वतंत्रता का नियम जो है, पहला नियम दूसरे नियम पे वरीयता देगा, दूसरे नियम पर वरीयता रखेगा। यानी कि हम पहले स्वतंत्रता सबको देंगे, उसके बाद विभेद अवसर ये सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम पहले नियम को रखेंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, ठीक है। अब ये कहता है यानी कि स्वतंत्रता को सकारात्मक विभेद और अवसर की समानता पे वरीयता मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार जो है, जो अवसर की समानता है, नियम 2 में अवसर की समानता को विभेद के नियम पर क्या होगी, वरीयता होगी। इस बात का मतलब क्या हुआ? देखो हमने क्या कहा कि देखो सब फ्री हैं, फ्रीडम सबको है, लिबर्टी सबको है, आज़ाद रहने का अधिकार सबका, तो सब रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अब पहले हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने कोई पोस्ट निकाली तो कहेंगे कि देखो फॉर्म भरिए सभी, ठीक है। अवसर की समानता सबके लिए, ये अवसर निकला है, भर्तियां निकली, आपके लिए अवसर है, ठीक है। इस अवसर में आने का, इस भर्ती में आने का सबको एक समान अवसर है, ठीक है। पहले हम अवसर देंगे आपको, उसके बाद हम कहेंगे कि अब हम देखेंगे कि किसको कितनी ज़रूरत है। हमने फॉर्म सबके भरवाए, ठीक है। अब हम देखते हैं विभेद कहाँ किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आरक्षण किसको दिया जा सकता है, किसको कितना दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म सब अप्लाई कर सकते हैं, सबको छूट है, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अब जो वंचित वर्ग है उसमें भी ये होगा कि भाई देखो, जो अवसर तो सबको मिला, तुम वंचित वर्ग की कैटेगरी है तो तुम में से जो आगे निकलेगा निकल जाएगा, मेरिट बेस से लेंगे आप लोगों को भी, ठीक है। तो रोल्स के नियम की ये जो है, ये वरीयता क्रम है। एक चीज़ और रहती है, रोल्स के न्याय के नियमों को हम कैसे देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उसके निहितार्थ क्या हैं। हम ये कह सकते हैं रोल्स के नियमों के निहितार्थ, औचित्य क्या है, ठीक है, क्या प्रासंगिकता मानते हैं। जैसे कौन सा नियम था, प्रथम नियम, क्या नियम था, स्वतंत्रता का नियम। निहितार्थ में देखते हैं इसको, देखो इसमें क्या चीज़ कह रहा है, वो स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो क्या क्या चीज़ें कह रहा है। एक तो कह रहा है कि मार्केट बेस्ड, ठीक है, कि भाई मार्केट बेस्ड, और दूसरा कैपिटलिज्म, दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन यहीं पे एक चीज़ देखिए, इसका तो निहितार्थ ये है, ठीक, और साथ में इसमें विभेद का नियम लेके, लेकिन रॉबर्ट नोजिक क्या कहेगा, ठीक है,
और रॉबर्ट नोजिक जैसे लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अनियंत्रित पूंजीवाद, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म, ठीक है। जबकि इसका क्या है, इसका अनियंत्रित नहीं है, कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। समझ गए मेरी बात को? बल्कि एक ऐसा पूंजीवाद जिसका क्या मतलब होगा कंट्रोल्ड के अंदर, कि जो भी वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग के पक्ष में नियम बनाना, ठीक है। वंचित वर्ग के पक्ष में नियम, कैपिटलिज्म है, ओपन मार्केट है, ठीक है, खुली बाजार व्यवस्था है, ठीक है, कैपिटलिज्म है। ये प्रथम नियम है कि भाई स्वतंत्रता सभी को है, मार्केट में आओ, काम करो, जो भी कुछ हो, ठीक है, पोस्ट लो, भर्तियाँ लो, कुछ भी हो, सब कुछ कैपिटलिज्म के हिसाब से ही होगा, प्राइवेटाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है कि हम ये देखेंगे कि वंचित वर्ग कौन सा है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पक्ष में हम काम करेंगे। अब आगे चलिए, दूसरा नियम क्या था, विभेद का नियम। इसका क्या मतलब है विभेद का नियम, इसको कैसे सोचता है वो, इसका क्या निहितार्थ है? देखो, राज्य में विभेद का नियम जो है वो सकारात्मक कार्रवाई का कंसेप्ट सुना है आपने, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, विभेद के नियम में वो चीज़ों को बनाता है और कहता है कि हम क्या करेंगे, सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। सकारात्मक कार्रवाई का मतलब जैसे कि हम रिजर्वेशन का कंसेप्ट देते हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगी। दूसरी बात क्या कही इन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट होगा यहाँ से ड्राइव, ठीक है। यानी कि कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि ये वेलफेयर स्टेट जो है, ये जो वीक सेक्शन है समाज का, उसके पक्ष में काम करेगा, उसको सुविधाएं दिलाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाएगा, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, फ्री एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, 5 लाख तक की आपको फ्री सुविधा, ठीक है, जिसका कार्ड होगा उसी को मिलेगी। और एक इनके कार्ड बनेंगे जो वीक सेक्शन है, जिसके पास नहीं है इतनी क्षमता, ठीक है। तीसरा नियम क्या था इसका, तीसरा नियम था अवसर की समानता, अवसर की समानता। इसमें क्या करता है वो, अवसर की समानता का नियम एक संतुलन कायम करना चाहता है, एक बैलेंस बनाना चाहता है। क्या करता है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है वो जो एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक विभेद, ठीक है, उससे अधिक न बढ़ जाए। यानी कि क्या कह रहा है कि ये बैलेंस बनाएगा, ये क्या करेगा, अवसर की समानता, कि भी जो भी हम ये विभेद कर रहे हैं ये हद से ज़्यादा ना हो जाए, हद से ज़्यादा ना हो जाए, उस पर रोक लगाएगा, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो कि आप जैसे आप आज जो है 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हो, ठीक है, 80 करोड़ लोगों को आप महीने में 5 किलो अनाज दे रहे हो। आप कल को ये बोलो कि इनको नहीं कुछ भी करना, हम देंगे इनको घर बैठे, 5 नहीं, हम इनको देंगे 20 किलो अनाज महीने का, ठीक है, 20 किलो अनाज रखिए, यही खाने में पूरा होगा, और बाकी लोग कमाइए, करिए, आपकी संपत्ति से काटा जाएगा सब कुछ, ठीक है। आप लोग भरेंगे, जिनके ये पीले कार्ड वो नहीं है उसके बारे में बात करेगा ये। लेकिन ये विभेद की बात है कि ये हद ना हो जाए, इतना ही होना चाहिए कि हाँ बैलेंस बना रहे सोसाइटी के अंदर, कि भाई कोई वंचित वर्ग जो है उसको नुकसान ना हो, वो ऐसा ना, ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि भाई
वो बिल्कुल मरने पे आ गया है, ऐसा नहीं होने देना है। ऐसा भी नहीं होने देना है कि किसी जो लोग कमा रहे हैं, कर रहे हैं, मेहनत हो रही है, जिनके हिस्से कुछ है, कि वो लोग जो हैं कमा कमा के थकते रहें और हर महीने जो है उनका सारा पैसा सरकार लेती रहे, ऐसा भी नहीं होने देना। ठीक है, तो ये एक मुद्दा था पूरा का पूरा हमारे इस सिद्धांत के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो और एक बार देख लेते हैं। अब जो है हम एक बार थोड़ा सा इसके क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ और आती है, मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, ये पूरा का पूरा यहीं से बनता है, लिख लीजिएगा, मैं लिखवाता हूँ साथ के साथ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन होगा आपके लिए कि समानता सदैव न्यायपूर्ण है, केवल असमानताओं को ही न्यायपूर्ण बताने की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन है। इक्वलिटी इज ऑलवेज जस्ट, ओनली इनइक्वलिटी इज नीड जस्टिफिकेशन। तो रोल्स ने न्याय के संबंध में क्या किया, ये एक बात बोली थी, इसके पीछे आपको रोल्स लिखा मिलेगा। ठीक है, तो रोल्स की स्टेटमेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि वो तो रहने दीजिए, छोड़िए उसको, वो नहीं आने वाला, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते, जबकि ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये दोनों नियमों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँ तो इसको क्या होगा कि रोल्स ने क्या किया, रोल्स ने न्याय के संबंध में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और जो सामाजिक न्याय है, इन सभी के रिलेशन का उन्होंने एनालिसिस किया और दो नियम दिए। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, एक संतुलन बनाया कि सोशल जस्टिस, स्वतंत्रता और समानता, इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और दो नियम बता दिए कि एक स्वतंत्रता का नियम होगा और एक अवसर की समानता और विभेद का नियम होगा। ठीक है, तो इन नियमों में जो है वो स्वतंत्रता के नियम को जो है अधिक महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, और अवसर की समानता जो है उसको जो है वो डिफरेंस प्रिंसिपल के ऊपर जो है ज़्यादा वरीयता देता है। तो इसी क्रम में समानता का विश्लेषण करते हुए, समानता के बारे में एनालिसिस करते हुए रोल्स ये कहता है कि सामान्य तो होता है क्या कि सभी के साथ जो है समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि सबके साथ जो क्या करना चाहिए, एक समान व्यवहार होना चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति जो है वो अधिकतम लिबर्टी जो है वो प्राप्त कर सके, अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। यदि ऐसा हो जाता है तो यही श्रेष्ठ नीति है। ठीक है, मतलब ये श्रेष्ठ नीति है, इसी को हम मानेंगे ना कि ये तो समानता है। समानता को अब डिफाइन करने की जरूरत थोड़ी है, तो जस्टिफाई है। ठीक है, कि हमने सबको स्वतंत्रता दे रखी, सबको समानता दे रखी और सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है। ठीक है, अब यही चीज़ क्या है मतलब कि, और इसे कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इसको उचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि इसको हम उचित ठहराएं कि ये समानता सही है। इसको समानता को इसको सही बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सभी को समान व्यवहार में देखा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रखी है और सबको आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दे दी है। ठीक, लेकिन यदि मान लो ये समान स्वतंत्रताएं हैं, इनके परिणाम स्वरूप ही हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रखी है। ठीक है, हमने इक्वलिटी दे रखी है, हमने लिबर्टी दे रखी है लोगों को, इन्हीं के कारण जो कुछ व्यक्ति मान लो एक समय के बाद कमज़ोर हो जाएं। ठीक है भाई, जैसे मार्केट में यही तो रूल होता है। आज मार्केट में आपने मान लो 10 रुपये ब्याज पे दे दिए और 10 लोगों को दे दिए 1-1 रुपया करके, 100 रुपये मान लो, इसको 100 रुपये मान लो। ठीक है, मार्केट में आपने 100 रुपये दे दिए और कितने लोगों को दे दिए लोन पे, 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 10 व्यक्तियों को दे दिए।
अब ये बात समझो कि मार्केट में कितना पैसा था, 100 ही रुपये था, आपने सारा दे दिया, ठीक है, और छपाई नहीं कोई नया। अब आपने ये कहा कि देखो 1 साल बाद मुझे वापस करना आप सभी 11-11 रुपये, ठीक है, 11-11 रुपये वापस कर। अब क्या सारे जने 11 रुपये, क्योंकि 11वां जो रुपया है, एक जो रुपया है, ये तो छपा ही नहीं, ये तो मार्केट में था ही नहीं ये इंटरेस्ट तो छपा ही नहीं है। अब इसी के कारण क्या हुआ कि ये 10 वाला, मान लो 10 लोग हैं तो एक व्यक्ति के पास 11 हो गए, एक के पास 13 हो गए, एक के पास 14 हो गए, एक के पास 15 हो गए, ठीक है, एक के पास मान लो 20 हो गए। कितने हो जाएंगे फिर ये? 5 और 3 8, 9 और 4 13, 1 2 3 4 और 2 6 और 4 10, ये तो 103 हो गए, ज़्यादा हो गई ना। तो एक मिनट, 4 और 2 6 और 1 7, 73 हुए हैं, 73 हुए हैं। और एक व्यक्ति के पास मान लो कि उसके पास भी 20 ही रुपये हो गए, ठीक है, तो कितने हो गए? 93 हो गए। एक व्यक्ति के पास 7 रुपये रह गए, बाकी कहाँ से भरेंगे? 0 हो गया, 11 रुपये भर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, असमानता आ गई समाज में कि भाई स्वतंत्रताएं दी थी, इसके कारण भी जो है समाज में जो है असमानताएं पैदा हो गई हैं, ठीक है। तो व्यक्ति जो है, कुछ व्यक्ति अपना जो है वो मानवीय जीवन जो वो भी नहीं जी पा रहे, गरिमापूर्ण जीवन जो उससे भी वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं, ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। यानी कि ये जो असमानता पैदा हो गई है, इन असमान परिस्थितियों को जस्टिफाई करना पड़ेगा हमें कि हमने स्वतंत्रताएं दी थी, ठीक है, लेकिन उन स्वतंत्रताओं के कारण जो है व्यक्ति असमान हो गए, ठीक है। अब इन असमानताओं को जस्टिफाई करो ना, इनको बताओ ना ये सही हैं, सही कैसे होंगी? तो हम क्या करेंगे कि भाई देखो स्वतंत्रताएं दी थी, ठीक है, लेकिन हमारा स्वतंत्रता का नियम गलत नहीं है, वो सही है। अब क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप पिछड़ गए, हम आपके लिए कुछ और करते हैं। आप गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी रहे, हम आपको 5 किलो अनाज डेली देते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। और रोल्स ने जो है इस डिफरेंस प्रिंसिपल और जो श्रृंखला के, एक उनका श्रृंखला का नियम होता है, श्रृंखला सिद्धांत बोलते हैं, यानी कि चेन प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि जैसे श्रृंखला का नियम क्या होता है इनका, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। चेन प्रिंसिपल क्या होता है, सब जानते, बहुत आसान है। जैसे क्या होता है, एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ को मजबूती किन किन चीज़ों से मिलती है? उसका तना होता है, ठीक है, उसकी शाखाएं होती हैं, ठीक है, उसकी जो और जो नई कोपले कपले निकलती हैं वो सब होती हैं। अब इनमें से मान लो ये कमज़ोर पड़ जाए, ये सारे नहीं टूट जाएंगे, ये समाज नहीं टूट गया, ये पेड़ नहीं टूट गया, ठीक है। या मान लो ये कोपले ख़त्म हो गई, तो इनका क्या महत्व रह गया? खड़े रहो, सूखे। शाखाएँ ख़त्म हो गई, पत्ते ख़त्म हो गए, झड़ गया ना पेड़, खराब हो गई ना चीज़ें। ऐसी सोसाइटी होती है। सोसाइटी में भी क्या है कि उसके अंदर भी जो है, और एक और चीज़ ये बात मानी जाती है कि जैसे मान लो इसकी सबसे कमज़ोर चीज़ क्या है चेन श्रृंखला के अंदर, ठीक है, सबसे कमज़ोर कड़ी पर निर्भर करते हैं ये। मान लो इसकी सारी शाखाएं जो वो सबसे कमज़ोर हैं, ठीक है, या मान लो इसके फूल जो हैं, इसके ऊपर जो फूल आए हुए हैं वो सबसे कमज़ोर कड़ी, क्योंकि वो सबसे पहले टूटेंगे, ठीक है, बिखर जाएंगे। अब वो टूट के बिखर गई, ठीक है, तो पेड़ का महत्व थोड़ी बचता है। फल आता है, जैसे फल आता है तो फल टूट के बिखर गया सारा का सारा, पेड़ का महत्व कौन समझता है? फिर कोई नहीं समझता। तो उसकी पूरी की पूरी, इस पेड़ की जो मजबूती वो किसके ऊपर है? इस फल के ऊपर, ठीक है, यानी कि सबसे कमज़ोर शाखा के ऊपर, सबसे कमज़ोर जो उसकी चीज़ है उसके ऊपर निर्भर करती है। उसी तरीके समाज का भी जो स्थायित्व है और उसकी जो मजबूती है उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी पे निर्भर करती है। तो रोल्स के अनुसार जो है धनी व्यक्ति के सुख को जो है कितना क्यों न बढ़ा दिया जाए, अमीर व्यक्ति के सुख को, उससे निर्धन का दुख कम नहीं होता है। कि कोई व्यक्ति निर्धन है, कमज़ोर है, उसका दुख कम है। तो न्याय जो है उसको हम ये कहते हैं कि ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी है, ठीक है। इसलिए कमज़ोर कड़ी, जो मैंने ये कहा ना कि श्रृंखला सिद्धांत के द्वारा हम इस चीज़ को इक्वल कर सकते हैं फिर
कि भैया हम अपनी कमज़ोर कड़ी को मजबूत करें, कि समाज में हमने स्वतंत्रता नियम बनाया, उससे कुछ कमज़ोर व्यक्ति हो गए, और कमज़ोर व्यक्ति समाज की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं, क्योंकि वो बहुसंख्यक होते हैं, ज़्यादा होते हैं वो, ठीक है। तो उनको मजबूत करना हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो वंचित के पक्ष में विभेद करना, उसके पक्ष में डिफरेंस प्रिंसिपल बनाना, ठीक है। इसके अलावा, करने के अलावा किसी भी, अगर कोई भी समाज में, मान लो इसके अलावा अगर कोई भी समाज में कोई भेदभाव किया जा रहा है, कि वंचित के वर्ग में, वंचित वर्ग जो है उसके पक्ष में जो हम विभेद कर रहे हैं, उसके पक्ष में जो हम नियम बना रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई भी हम भेदभाव करते हैं समाज में, तो वो गलत है, वो उचित नहीं है, ठीक है। तो रोल्स जो है यहाँ, अरस्तु का जो अनुपातिक समानता वाला न्याय था, उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ हमें स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि जो ताकतवर है, ताकतवर की बजाय हमें वंचित वर्ग के पक्ष में नियम बनाना पड़ेगा, उसके पक्ष में हमें बात करनी पड़ेगी, और यही न्यायोचित है, यही सही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बस इसकी आलोचनाओं पे आ जाता हूँ, थोड़ी सी आलोचनाएं मैं आपको बता देता हूँ। आलोचनाओं में आप देखेंगे तो जब भी आप लिखें तो आप आलोचनाएं लिखना कैसे, जैसे पहला लिखें तो आप कहना कि मार्क्सवादियों के द्वारा क्या आलोचना की है, ठीक है, जो मार्क्सवादियों द्वारा, ठीक है। दूसरा लिखना जैसे नारीवादी, ठीक है। तीसरा लिखना लिबर्टेरियनिज्म या नव उदारवादी, ठीक है। ये तीन आलोचनाएं लिख लेना, बहुत हो जाएंगी पेपर में। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे मैं आपको मार्क्सवादियों की बात करूं तो ये कहते हैं कि हम सब जानते हैं, मार्क्सवादी ये कहते हैं कि देखो रोल्स जो है वो, उसका जो सिद्धांत है वो समतामूलक है, ठीक है। वो वंचित वर्ग की बात कर रहा है, समाजवादी रुझान है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और ये कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं कि कैपिटलिज्म जब तक रहेगा आप वर्ग रोक ही नहीं सकते, अन्याय रोक ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो पूंजीवादी समाज में न्याय खोजना चाहता है, और पूंजीवादी समाज में न्याय को खोजना संभव ही नहीं है, ये बात बोलते हैं मार्क्सवादी। नारीवादी क्या कहते हैं, नारीवादी ये कहते हैं कि वो इस आधार पर आलोचना करते हैं कि रोल्स ने भी जो है, जो दूसरे पुरुष होते हैं, उन पुरुषवादी मानसिकताओं की भांति जो है, ठीक है, सारे पुरुषवादी संदर्भ रखे हैं, कि सारे व्यक्तियों को उन्होंने पुरुषों को रखा हर जगह पे, ठीक है। जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उसके जो केंद्र है, उसका जो दर्शन का केंद्र है, फिलोसफी का जो केंद्र है, सेंटर है, वो महिलाएं नहीं हैं, वो सिर्फ पुरुष हैं, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ ये कहती है नारीवादी की, रोल्स व्यक्तिगत और राजनीतिक के जो भेद है उसको स्वीकार कर लेते हैं, कि व्यक्तिगत चीज़ अलग होती है, मतलब कि प्राइवेट स्फीयर अलग होता है, और यानी कि ये कहता है दो स्फीयर होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, कि वो व्यक्तिगत को जो है उसको स्वीकार कर रहा है, और पॉलिटिकल को जो है अलग कर रहा है, ठीक है। तो उसको स्वीकार कर रहा है कि भाई अपनी, आपके जीवन में, खुद के जीवन में सारी चीज़ें ठीक हैं, आप अपने घर में कुछ भी करो, वो मतलब कि उसको स्वीकार कर रहा है, बाहर जा करके वो सब मत करो, उसको स्वीकार कर रहा है कि भाई घर में भेदभाव होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, समाज में नहीं करना भेदभाव, ठीक है। नारीवादी इसी आधार पर बात करती हैं और कहती हैं कि यही स्त्री का जो शोषण है वो यहीं से शुरू होता है, और एक महिला का शोषण जो है वो घर से शुरू होता है, उसके प्राइवेट स्फीयर से शुरू होता है, व्यक्तिगत कारणों से शुरू होता है। तो नारीवादियों ने यहाँ पे एक नारा भी दे रखा है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, जैसे ये नव उदारवादियों की बात करते हैं, या रॉबर्ट नोजिक की मेन बात आती है, रॉबर्ट नोजिक यहाँ पे आलोचना करते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट नोजिक कहता है कि रोल्स ने जो सिद्धांत दिया है वो क्या करता है, वो कल्याणकारी राज्य की भावना को जन्म देता है, कि कल्याणकारी राज्य की भावना को जन्म देगा, और जबकि कल्याणकारी होना नहीं चाहिए राज्य को, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, कल्याणकारी राज्य आएगा तो व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है, व्यक्ति के जीवन में
व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उसके अंदर राज्य जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे, वो इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, उसकी भूमिका बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब राज्य की भूमिका व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में आएगी, व्यक्ति की लाइफ में आएगी, तो उससे क्या होगा, उसकी लिबर्टी जो है वो लिबर्टी कम हो जाएंगी। किस कारण से कम होंगी? राज्य हस्तक्षेप। राज्य हस्तक्षेप से लिबर्टी जो है वो कम हो जाएंगी। इस तरीके से आप 3 आलोचनाएं लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो इसके अलावा समुदायवादी लोग भी आलोचना करते हैं। समुदायवादी इस आधार पर आलोचना करते हैं कि इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, इसने समूह को, समाज को, उसको बढ़ावा नहीं दिया कि समाज की चीज़ें होती हैं, समाज के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो समुदाय जो समाज का वो हिस्सा है जिसमें व्यक्ति अपना पूरा जीवन बिताता है, ठीक है, उसको हमें आगे रखना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति को। ठीक है, तो यहाँ चार्ल्स टेलर, माइकल वाल्जर, माइकल सैंडल, मैकेंटायर, इन लोगों ने इसकी आलोचना की है। ठीक है, तो हम आज जो है रोल्स की पूरी थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। रोल्स ने जितना जो कुछ किया, जो कुछ बताया, वो सब चीज़ें यहाँ कंक्लूड होती हैं। तो रोल्स का ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोशिश किया बताने की। हमने एक क्वेश्चन भी दिया है आपको, और इसको थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लेन, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया था हमने इसको। ठीक है, इसके अंदर जो चेन प्रिंसिपल यूज़ करता है वो, ठीक है भाई, समानता कैसे न्यायपूर्ण होती है, असमानता को क्यों न्यायपूर्ण, मतलब कि उसको असमानता को न्यायपूर्ण बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आपको बताना, इसमें लिबर्टी प्रिंसिपल को जोड़ करके वो सब चीज़ें देख लेनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को जब आप देख लेते हैं तो एक कमेंट तो ज़रूर किया करो, कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर दीजिए, किसी को ज़रूरत हो उसको शेयर कर दीजिए आपके ग्रुप वगैरह में, कहीं पे अगर कोई बच्चा ग्रुप है तो। ठीक है, यही मौका है, अंतिम मौका है, जितना जल्दी समझ जाओगे चीज़ों को उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।